एनिमेवर्स से बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे रहे हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे सेक्रीफाइसेस दिए हैं और उन्हीं में से एक नाम आता है अपना इताची उचिहा का, जिसने अपने पैदा होते के साथ ही अपनी लाइफ के हर कदम हर मोड़ पे ऐसी चीजें सही हैं जो किसी भी कैरेक्टर को या फिर सुसाइड करने या फिर एक विलन बनने पे मजबूर कर देगी। एग्जाम्पल के लिए तुम ओबितो को ले लो, जिसने अपने बचपन के प्यार को क्या खो दिया, उसने वॉर शुरू कर दी। या फिर तुम मादरा उचिहा को ले लो, जो पीस पीस बोलते बोलते पूरे एनिमे वर्स का वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल विलन बन गया था। या फिर तुम अपने पेन को ले लो, बोल तो नगातो, जिसने सिर्फ अपने बेस्ट फ्रेंड को खोया और उस चक्कर में उसने गलत पाथ को चूज कर लिया। और अगर देखा जाए तो इन तीनों के सैक्रिफाइसेस कुछ भी नहीं थे अपने इताची के सामने, क्योंकि इताची ने अपनी लाइफ में हर एक चीज को खो दिया था जो भी उसके लिए प्रीशियस थी। और आज इस वीडियो में हम लोग यही बात करेंगे कि क्यों अपनी इताची की लाइफ इतनी ज्यादा ट्रेजिक और हार्ट ब्रेकिंग थी पूरे एनिमे वर्स में, जिसको लोगों ने ना जाने क्या क्या नाम दिया था, ट्रेटर, किलर, प्रोडिजी। बट सिर्फ कुछ ही लोग जान पाए थे कि एक्चुअल में उस बंदे के मास्क के पीछे क्या मासूम सा बंदा है। सो बात है हम इताची की स्टोरी पे। सो अपना इताची कोनोहा विलेज के एक बहुत ही हाईली स्टेटस उचिहा फैमिली में पैदा हुआ था, बोल तो 9 जून को। और अगर इताची के माँ बाप की बात करें, सो इताची के बाप का नाम था फुगाकू उचिहा, जो उचिहा क्लैन का हेड होने के साथ साथ कमांडर था मिलिट्री पुलिस का। और उसकी माँ मिकोतो उचिहा, जो पहले एक जोनिन थी बट बाद में वो एक हाउसवाइफ बन गई थी सिर्फ अपने बच्चों के लिए। सो अपना इताची बचपन से ही प्रोडिजी कहलाया जाता था और इसका यही प्रोडिजी कहलाना, बोल तो इतना टैलेंटेड होना, इसके लिए बाद में जाके बहुत ही बड़ा मुसीबत का कारण बना। और जैसा मैंने तुम्हें पहले कहा था कि अपने इताची की लाइफ हर कदम हर मोड़ पे ट्रेजेडी से भरी रही थी और अपने इताची ने सिर्फ 4 साल की उम्र में अपनी पहली वॉर देख ली थी। मैं बात कर रहा हूँ थर्ड ग्रेट निंजा वॉर की, जिस वॉर में ब्लड, डेथ सब कुछ था और किसी भी 4 साल के बच्चे के लिए इस चीज को हैंडल करना लगभग इम्पॉसिबल था। बट यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं अपने इताची की, जो कि हर चीज में प्रोडिजी था। और सिर्फ प्रोडिजी ही नहीं, वो बंदा बाकी लोगों से काफी ज्यादा मैच्योर भी था। सो उसके बाद जो अपना इताची अकेडमी बोल तो स्कूल ज्वाइन करता है, तो वहां पर भी वो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट होता है। बोल तो 6 साल की उम्र में उसने अपने अकेडमी के हर एक स्टूडेंट, हर एक टीचर को शॉक करके रख दिया था। वो बंदा कोई भी टेस्ट दे, फिर भले वो कॉम्बैट टेस्ट हो या रिटन टेस्ट या फिर ओरल टेस्ट, वो हर किसी में टॉप करता था। और सिर्फ 7 साल की उम्र में उस बंदे ने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली और 8 साल की उम्र में उसने अपने शारिंगान को एक्टिवेट कर लिया था, जो कि उस टाइम पे अभी तक का सबसे यंगेस्ट था आफ्टर शिशुई। और इताची अपने यहीं पे नहीं रुका, उसने सिर्फ 10 साल की उम्र में चुनिन एग्जाम को पास कर लिया, और वो भी अकेले। क्योंकि अगर तुम लोगों को पता ना हो तो चुनिन एग्जाम को पास करने के लिए तुम्हें 3 मैन टीम होना कंपलसरी है। बट अपने इताची ने उसे अकेले सिंगल हैंडेडली और वन ऑफ द टॉप स्कोर अभी तक की अकेडमी का स्कोर करते हुए क्रॉस कर लिया था। और सिर्फ 11 साल की उम्र में अपने इताची ने आनबू को ज्वाइन कर लिया था, जो कि उस टाइम पे उसको यंगेस्ट आनबू बनाता था पूरे नारुतो वर्स का। बट अपने इताची कितना भी टैलेंटेड और गॉड गिफ्टेड हो, पर हर बंदे की लाइफ में एक पर्सन ऐसा होता है जो उसकी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उससे खुद से भी ज्यादा। और अपने इताची की लाइफ में वो बंदा था सास्के उचिहा, बोलते उसका छोटा भाई। अपने इताची सास्के को अपनी जान से ज्यादा चाहता था और बोल तो उसका वो ब्रदरली गेस्चर तो तुम लोगों को याद ही होगा, जब वो अपने सास्के के माथे पे 2 उंगलियों से मारता था। और ये ब्रदर लव सिर्फ अपने इताची की तरफ से नहीं था, बल्कि अपने सास्के की तरफ से भी था। अपना सास्के अपने इताची को अपना रोल मॉडल मानता था और उसी की तरफ बनना चाहता था। और फिर अपना इताची होता है 13 साल का और उसको उसकी लाइफ का मोस्ट ट्रेजिक डे देखने को मिलता है, जहां उसको होकागे बिल्डिंग में बुलाते हैं अपना थर्ड होकागे दांजो और कोनोहा एल्डर्स, और वो लोग अपने इताची को चूज करने को बोलते हैं अपने विलेज और अपने क्लैन के बीच में। और तुम खुद सोच के देखो, जहां 13 साल की उम्र में बच्चों को डिसीजन लेने को मिलता है कि वो मनाली जाएंगे कि मसूरी, वहीं अपने इताची डिसीजन ले रहा था कि वो अपने क्लैन को चूज करेगा या फिर अपने विलेज को। और फिर वो मनहूस दिन आता है, बोले तो मनहूस रात आती है, जब वो 13 साल का लड़का एक मास्क पहन के अपने पूरे क्लैन को एलिमिनेट कर देता है, बोले तो निस्ता नाबूद कर देता है। जहां सब लोग, उसके खुद के लोग उसको ट्रेटर, मॉन्स्टर बोल रहे थे, बट किसी को भी सच नहीं पता होता है कि उस मास्क के पीछे का सच क्या है और वो बंदा कितना अकेला और कितना टूट चुका है। फिर अपने इताची को अपने ही हाथों से अपने माँ बाप को ही मारना पड़ता है, बट एटलीस्ट उसके माँ बाप को पता होता है कि अपने इताची की ये मजबूरी थी और उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। बट वो कहावत है ना कि भले पूरी दुनिया में सब लोग तुम्हारे अगेंस्ट हो जाए, कोई भी तुम्हें ना समझे, बट तुम्हारे माँ बाप जरूर समझेंगे। और उसके माँ बाप ये समझ चुके थे कि अपने इताची के पास और कोई चॉइस नहीं है और इसलिए चुपचाप वो अपने इताची के हाथों से मर गए। मतलब तुम खुद सोचो कि उस मोमेंट का अपने इताची का पेन और फीलिंग शायद इस पूरी दुनिया में कोई समझ पाएगा कि वो कैसा फील कर रहा था जब उसने अपने ही हाथों से अपने माँ बाप को मार दिया था। और फिर उसके बाद अपने इताची को उस एक लौती बंदे को ही मारना पड़ा जो उसके साथ थ्रू आउट द लाइफ थी, बोले तो बचपन से थी, और अपना इताची उसे बेइंतहा प्यार करता था, बोले तो इजुमी उचिहा। बट वो उसे मारने से पहले एटलीस्ट उसको लाइफ के वो बेस्ट मोमेंट्स देता है जो वो कभी ड्रीम कर रही होती है। बोलो तो वो उस बंदी को अपनी गेंजुत्सु में डाल के उसे वो पूरी लाइफ दिखाता है जो उसने अपनी इताची के साथ सोची हुई थी। बोलते वो इताची के साथ शादी कर लेती है, उनके बच्चे होते हैं और बुढ़ापे में जब वो मर रही होती है तभी भी इताची उसके पास होता है और
और उसी दौरान अपनी एंट्री होती है उसे एक लौते बंदे की जिसे इताची अपनी जान से ज्यादा चाहता था, और उसी के चक्कर में ये पूरा सीन क्रिएट हुआ था। बोलते अपने सासके उचिया, जो जब देखता है कि इताची ने उसके माँ को मार दिया तो उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल आता है कि आखिर क्यों। बट अपना इताची यहाँ भी नहीं रुकता। वो अपने सासके को सुकियोमी में डालकर उसके माँ की डेथ को लाखों बार दिखाता है, जिससे अपना सासके थोड़ा सा स्ट्रांग बने और उसके मन में हेट्रेड पैदा हो अपने इताची को लेके, ताकि वो एट द एंड अपने इताची को मार सके। और जहाँ अपना इताची अपने विलेज के लिए ये सब कुछ करता है, बोलते उसने अपने पूरे क्लैन, अपने माँ, अपने लवर सबको मार दिया, बट फिर भी वो विलेज उसे ट्रेटर बोल के उसको विलेज से निकाल देता है। और स्टिल अपने इताची के मन में 1% भी हेट्रेड नहीं आता, और ना ही ये ख्याल आता है कि वो किसी गलत रास्ते पे चले जाए अपना बदला लेने के लिए। और उसके बाद अपना इताची ज्वाइन करता है अकात्सुकी को, और सिर्फ उसका एक ही मोटिव होता है कि वो किसी तरह अपने विलेज और अपने भाई को सेव रख सके, और यही उसकी शर्त होती है अपना अकात्सुकी ज्वाइन करने से पहले। और उसके बाद वो ब्लैक क्लोक पहन के वो सारे बुरे काम करता है जिससे वो अपने भाई और अपने विलेज को प्रोटेक्ट कर सके। बट स्टिल अपनी इताची की लाइफ अभी बद से बदतर होना बाकी थी। उसे हो जाती है एक जानलेवा बीमारी जिसको लोग चाक्रा सिकनेस के नाम से भी बोलते हैं। और अगर अपनी इताची की जगह कोई और नॉर्मल निंजा होता तो वो कब की इस बीमारी से मर चुका होता। बट अपने इताची शेयर विल और कुछ मेडिसिन के बलबूते पे अपने आप को सर्वाइव करवा रहा था, सिर्फ एक ही मोटिव के लिए कि एट द एंड वो अपने सासके के हाथों से मर सके। बोलते इस टाइम पे अपना इताची उस स्टेज पे था कि पूरा वर्ल्ड उसे हेट करता था, उसे कर्स करता था, उसे मॉन्स्टर बुलाता था, यहाँ तक कि उसका खुद का विलेज और उसका खुद का सगा भाई, जिन दोनों चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए उसने ये सब कुछ सहा था। फिर फाइनली अपना वो दिन आ ही जाता है जब उसे मुक्ति मिलने वाली थी इस अकर्स्ड वर्ल्ड से। बोलते वो अपने सासके से लड़ाई करता है। बोलते इस बैटल का रिजल्ट ऑलरेडी 8 साल पहले ही डिसाइड हो चुका था कि अपने इताची इस बैटल को हार जाएगा और वो मर जाएगा अपने भाई के हाथों से। मींस तुम खुद सोच के देखो कि कोई बंदा सिर्फ 8 साल से इसलिए जी रहा है कि वो एट द एंड अपने भाई के हाथों से मर सके, और उन 8 साल में उसने वो फेजेस, वो चीजें सही हैं जो किसी भी नॉर्मल ह्यूमन के लिए इम्पॉसिबल था। मींस तुम लोग इस चीज को ऐसे ही बोल सकते हो कि अपना इताची अपनी ही सुकियोमी में 8 साल से फंसा हुआ था, और अपना इताची उस एंड मोमेंट पे बोल तो जब वो अपने सासके के हाथों से मर रहा होता है तब भी वो स्माइल कर रहा होता है, और अपने सासके को स्टिल वो उस वक्त भी कोई भी सच नहीं बताता। बट उसके मरने के बाद भी लोगों को चैन कहाँ होता है, उसको दोबारा से रिवाइव कर आते हैं एयो टेंसे की मदद से। और उसके बाद जब वो अपने सासके भाई से मिलता है, स्टिल अपना इताची ही उससे माफी मांग रहा होता है कि उसने जो भी कुछ सासके के साथ करा वो गलत था, जबकि अपने एक्चुअल में इताची पूरी तरीके से निर्दोष था और उसको कोई भी हक नहीं बनता था अपने सासके से सॉरी बोलने का। और उसी सच में वो अपने सासके को एट द एंड बताता है कि पूरे वर्ल्ड में उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन था वो था अपना सासके उचिहा, और उसके लिए उसने ये सब कुछ करा, और उसके लिए वो कुछ भी कर सकता था। और स्टिल अभी भी नारुतो वर्स में सासके, नारुतो और कुछ शिनोबीज को छोड़ के किसी को भी अपनी इताची का एक्चुअल सच नहीं पता है। अभी भी कुछ लोग उसको एक मॉन्स्टर और एक ट्रेटर की नजर से ही देखते हैं। बट थ्योरीज के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि 4th ग्रेट निंजा वॉर के बाद अपने ककाशी ने उसको एज अ हीरो कहा था और उसका नाम एज अ ट्रेटर लिस्ट से हटा दिया था, बोलते एज अ विलन की लिस्ट से हटा दिया था। सो ये थी कहानी अपनी इताची उचिहा की, जिसने अपने पैदा होने से अपनी डेथ तक हर एक मोमेंट पे सिर्फ पेन ही सहा था। उसकी लाइफ में एक मोमेंट, एक भी पल ऐसा नहीं था जब उसकी लाइफ में खुशी आई हो। इताची उचिहा ये सिर्फ एक नेम नहीं है बल्कि एक साइलेंट हीरो है जो पूरी जिंदगी सिर्फ एक शैडो होका के बन के रह गया अपने छोटे भाई के लिए, और स्टिल उसके भाई को ये चीज पता भी नहीं थी, जिससे अपनी लाइफ में सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया बिना उसके बदले में कुछ मांगे, और वो अपने लास्ट मोमेंट पे भी हमेशा स्माइल करता रहा था। सो ये था इताची उचिहा की कहानी। सो गाइस ये वाली वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप लोगों को ऐसी किसी कैरेक्टर की पूरी लाइफ स्टोरी जाननी है तो कमेंट से बता देना कि वो कौन सा कैरेक्टर आप लोगों को चाहिए, तो इसके सेकंड एपिसोड है, बोल तो सेकंड पार्ट में मैं उसी कैरेक्टर को लेके आने वाला हूँ। सो गाइस ये सीरीज हमारी कंटिन्यूस चलती रहेगी और हम लोग ट्राई करेंगे कि हर वीक हम लोग एक न्यू कैरेक्टर की स्टोरी को कवर करें। सो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर शेयर कर सको तो चुम्मा। सो तब तक के लिए sayonara।